चलो आगे बढ़ते हैं और इस यूनिट का लास्ट पार्ट मतलब एम्पियर्स लॉ और एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ, फाइंडिंग एम्पियर्स लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते, तो इस पार्ट पे आ जाते हैं एम्पियर्स लॉ पे। देखो एम्पियर्स लॉ देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एम्पियर्स लॉ है ना, हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए देख रहे हैं, ये सिमिलर है गॉस लॉ के जैसा, जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड के समय हमने जो गॉस लॉ देखा था, उसी से सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड में एम्पियर्स लॉ है। गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड के लिए है ना। क्या था गॉस लॉ, याद करो, द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस, मतलब मैथमेटिक्स में लिखा जाए तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन जीरो, लिखे थे ऐसा। तो एम्पियर्स लॉ में ना हम लोग क्या करेंगे, ये था तुम्हारा गॉस लॉ, तो इसी से सिमिलर तुम्हारा एम्पियर्स लॉ है मैग्नेटिज्म में, ठीक है ना। गॉस लॉ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ के निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ लाइन चार्ज। तो एम्पियर्स लॉ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ के निकालेंगे, बराबर है। जैसे गॉस लॉ यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ के निकालते थे, उसी प्रकार से एम्पियर्स लॉ यूज करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ के निकालेंगे। यहां पे चार्ज एनक्लोज्ड था, यहां पे करंट एनक्लोज्ड आएगा। एम्पियर्स लॉ में चार्ज एनक्लोज्ड की जगह करंट एनक्लोज्ड आएगा। यहां पे जो E है, E की जगह पे B आएगा एम्पियर्स लॉ में, ठीक है ना। और ये जो इप्सिलॉन जीरो है उसकी जगह पे म्यू जीरो आएगा। तो ऐसे चेंजेस होंगे, देखो कंपेयर करने की कोशिश करो। जिस प्रकार से गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, उसी प्रकार से एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड का है। गॉस लॉ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे, एम्पियर्स लॉ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकेंगे, ठीक है ना। और गॉस लॉ जो है ये क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई होता था। सिमिलरली एम्पियर्स लॉ जो है ना, ये क्लोज लूप के लिए या फिर क्लोज लाइन के लिए अप्लाई होगा। गॉस लॉ के लिए हमने क्लोज सरफेस देखा था, है कि नहीं। क्लोज सरफेस मतलब स्फीयर, क्यूब, तो इस प्रकार के क्लोज सरफेसेस पे गॉस लॉ अप्लाई होता था। और एम्पियर्स लॉ अप्लाई होगा क्लोज्ड लाइन पे, क्लोज लाइन या फिर लूप, है ना। देखो ये हो गई लाइन, लाइन को रहती है ना, ये हो गई लाइन, लेकिन ये ऐसा निकालते हैं तो ये हो गई क्लोज लाइन। लूप हो गया ना, वो जहां से शुरू किए वहीं पे वापस आ गए। तो सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सभी क्या हो गए, क्लोज लूप, है ना। मतलब जहां से शुरू करते वहीं पे वापस आते। और ये कौन सी हो गई, ये सिंपल लाइन होगी जिसकी सिर्फ लेंथ है। लेकिन जैसे सर्कल निकालते हो तो सर्कल क्या हो गया, क्लोज लाइन, जिसकी सरकमफेरेंस भी निकाल सकते हैं और जिसका एरिया भी निकल सकता है। तो क्लोज लाइन मतलब एक ये वाला एंड से लेके ये वाला एंड वापस, ठीक है ना, लूप बन गया तो उसको बोलेंगे क्लोज लाइन। तो जैसे गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए लागू था, उसी प्रकार से एम्पियर्स लॉ क्लोज लाइन के लिए लागू है। तो इतना कंपैरिजन देखने के बाद चलो एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं, एकदम सिंपल है। द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, अब बीच कहा मैंने, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B अराउंड एनी क्लोज, और क्लोज होने के कारण हम लोग यहां पे सर्कल दिखाते, ठीक है ना। और ये कौन सा इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रेशन। गॉस लॉ में सरफेस इंटीग्रेशन था, बराबर है। तो द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स करंट एनक्लोज्ड बाय दैट पाथ। उधर चार्ज एनक्लोज था, इधर करंट एनक्लोज्ड है, ठीक है ना। उधर इप्सिलॉन जीरो था, देखो डिवाइड बाय इप्सिलॉन जीरो था उधर गॉस लॉ में, इधर मल्टीप्लाई बाय म्यू जीरो है। दोनों में फर्क अच्छे से समझो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एम्पियर्स लॉ। द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B अराउंड एनी क्लोज पाथ, जो भी क्लोज पाथ के ऊपर आप एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर रहे हो, सर्कल के ऊपर, रेक्टेंगल के ऊपर, या फिर कोई भी जो क्लोज पाथ है जिसके ऊपर आप एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो
line integration of B around this closed path is always equal to mu zero times current enclosed। ये वाले क्लोज पाथ के अंदर, क्लोज पाथ मतलब क्या, लूप, इसके अंदर से जितना भी करंट जाता होगा वो लिखना है यहां पे करंट एनक्लोज, है ना। उसके बाहर जो करंट रहता है वो नहीं लिखना है। यहां पे क्या बोलता है एम्पियर्स लॉ, म्यू जीरो टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। करंट एनक्लोज मतलब जिस लूप के लिए आप एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं उस लूप के अंदर का करंट देखना है ना। जैसे देखो ये अंदर से करंट जा रहा है तो ये आएगा यहां पे करंट एनक्लोज में, अगर ये बाहर से जा रहा है तो ये नहीं आएगा यहां पे, ठीक है ना। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स करंट एनक्लोज। सिंपल है, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रेशन बोलो या फिर सरफेस इंटीग्रेशन बोलो, है ना। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट रहता तो डॉट प्रोडक्ट को कैसा लिख सकते, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। सिमिलरली इसको ऐसा लिख सकते, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी, है ना, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू, मतलब ये ऐसा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ना लिखते हुए आप यहाँ पे कॉस थीटा भी लिख सकते। थीटा मतलब किस किस के बीच का एंगल होगा, ये डीएल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बराबर है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट को आप कॉस थीटा भी लिख सकते, तो आप ऐसा भी याद रख सकते है ना। द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी अराउंड एनी क्लोज पाथ बी कॉस थीटा, है ना। द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी कॉस थीटा अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स करंट एनक्लोज, ठीक है। या फिर इसको ना इंटीग्रेशन रीड करने की बजाय आप ऐसा रीड कर सकते, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन। ये देखो सर्कल है ना, द क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स करंट एनक्लोज, ठीक है। तो अभी ये एम्पियर्स लॉ यूज करके हम लोगों को अलग अलग करंट्स की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जैसे गॉस लॉ यूज करके हम लोगों ने अलग अलग चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, उसी प्रकार से अभी एम्पियर्स लॉ यूज करके अलग अलग करंट्स की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो गॉस लॉ अप्लाई करते समय मैंने आपको 3-4 स्टेप्स बताई थी, वही सिमिलर स्टेप आपको यहां पे भी फॉलो करनी है ना। गॉस लॉ की सबसे पहली स्टेप क्या थी, याद करो तो, गॉस लॉ अप्लाई होता ही है क्लोज सरफेस पे। तो हम लोग क्या करते थे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से पास होने वाला अपने मन से एक हम लोग क्लोज सरफेस निकालते थे। चार्ज अगर स्फीयर है तो स्फीयर निकालते थे, अगर चार्ज सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर निकालते थे। वैसे ही यहां पे स्टेप नंबर 1 वही होगी कि जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से पास होने वाला, वहां पे क्लोज सरफेस निकाले थे, यहां पे क्लोज लाइन निकालनी पड़ेगी। क्लोज लाइन मतलब लूप, सर्कल निकालना पड़ेगा सिमेट्री देख के। अगर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है तो सर्कल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा। तो यहां पे भी पहली स्टेप सेम है, जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट से पास होने वाला एक क्लोज लाइन निकालना पड़ेगा, और उसी के ऊपर हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे। जैसे उधर उसी सरफेस पे हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करते थे, तो उसी क्लोज लाइन पे जो आप निकालोगे उस पॉइंट से, उसमें हम लोग कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, एम्पियर्स लॉ। और ये लॉ अप्लाई करते समय हम लोग इस प्रकार से सिमेट्री से क्लोज लाइन निकालते हैं, है ना, या फिर क्लोज सरफेस निकालते थे कि थीटा हमको हमेशा कितना मिलता था, 0, तो कॉस 0 हमेशा 1 होता था, है ना। गॉस लॉ के हर एक एप्लीकेशन में देखो कॉस थीटा अपना 1 हो गया है, तो वैसे भी यहां पे भी याद रखो कॉस थीटा अपना हमेशा 1 होगा, क्योंकि हम लोग वो निकालेंगे ही ऐसा कि हर जगह पे बी की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन हमेशा पैरेलल में जाएगी, तो थीटा हमेशा 0 मिलेगा, तो कॉस थीटा हमेशा 1 होगा। और दूसरी बात, फिर एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने के बाद ये बी को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, ई को जैसे वहां पे निकाले थे। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होता था, वैसे ही यहां पे भी होगा, ठीक है। तो चलो एक एप्लीकेशन देखते हैं, उसके बाद आपको फिर से पूरा याद आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट, मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट। स्ट्रेट एक लंबा वायर है, लॉन्ग वायर है, उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट पी पे, जो इस वायर से आर डिस्टेंस की दूरी पे, कंडक्टर मतलब वायर,
ठीक है ना। तो एक लंबा लॉन्ग वायर है जिसमें करंट है I, तो उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये वाले पॉइंट P पे, ये हमको एम्पियर्स लॉ यूज करके उसका फॉर्मूला निकालना है। अभी देखो इसका फॉर्मूला ना आपको पहले से ही पता है, बियर-सॉवर्स लॉ में मैंने बताया था कि इसका फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है, ठीक है ना। बियर-सॉवर्स लॉ में हमने ये फॉर्मूला भी देखा, बी इक्वल टू म्यू 0 I टाइम्स 2 पाई r, देखा था ऐसा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ये फॉर्मूला हमने बियर-सॉवर्स लॉ में देखा था, लेकिन अभी यहाँ पे हमको एम्पियर्स लॉ यूज करके ये फॉर्मूला डिराइव करना है। अभी देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसा आया, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात ये है कि आपको पहले से अगर फॉर्मूला याद है तो वो बराबर आपका मतलब वैसा ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो व्हाटएवर वो बियर-सॉवर्स लॉ में मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी एम्पियर्स लॉ यूज करके हमको ये वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना। किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है? एक लॉन्ग वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I, मान के चलो ये लॉन्ग वायर है, ठीक है। ये ब्लैक वाला जो मेरा पेन दिख रहा है ये लॉन्ग वायर है और इस प्रकार से करंट जा रहा है। तो करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब ले लो और फिंगर्स ऐसे जाएंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ये वायर के गोल गोल होगी ऐसे गोल 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 गोल, ठीक है। और यहां पे पॉइंट P है, कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे, है ना। ये यहां पे पॉइंट P है, ठीक है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल है, सर्कुलर है। तो स्टेप नंबर 1 क्या बोलती है अपनी, कि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां से पास होने वाला एक क्लोज लाइन निकालना पड़ेगा, सर्कल, रेक्टेंगल, ऐसा कुछ तो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एम्पियर्स लॉ सिर्फ क्लोज लाइन के लिए लागू है, लूप के लिए लागू है, ठीक है। तो क्या निकालूं मैं? पॉइंट P से पास होने वाला, पॉइंट P से पास होने वाला मैं एक सर्कल निकालूंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट P से पास होने वाला और सेंटर उसका है वायर में, ठीक है। कितने रेडियस का? R रेडियस का। R मतलब क्या है? कैपिटल R मतलब क्या है? ये पॉइंट का वायर से डिस्टेंस, है ना। तो ये पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा जैसे गॉस लॉ में ड्रॉ करे थे, और फिर इसके ऊपर हम लोग एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे तो B का फॉर्मूला हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहली स्टेप में सबसे पहले हमने ये वाला लूप निकाले, सर्कल निकाले, ठीक है ना। क्यों सर्कल निकाले? क्योंकि सिमेट्री देख के करना पड़ता हमको। मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे सर्कुलर है, ये वायर से सर्कुलर है, ठीक है ना। तो हम लोग सिमेट्री देख के निकालते, तो ये वायर का कोई भी छोटा सा पार्ट ले लो DL, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी ही है। तो देखो हर एक पॉइंट पे DL और मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे कैसे सेम सेम जा रहे हैं, मतलब थीटा जो है वो हमेशा कैसे मिलेगा आपको? 0, बराबर है कि नहीं। हम लोग ऐसा ही निकालते हैं जहां पे जनरली थीटा हमको 0 मिले। थीटा मतलब किस किस के बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और जो आप निकालते हो क्लोज लाइन DL, है ना, उसका छोटा सा पार्ट DL, उसकी डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर है और हमने भी सर्कल ही निकाले, तो DL और B दोनों के बीच में हमेशा कैसा एंगल बनेगा? थीटा इज 0, ठीक है। अगर ये आपको एक्स्ट्रा याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना दिमाग में रखो कि गॉस लॉ में भी थीटा 0 था, एम्पियर्स लॉ में भी थीटा 0 है। तो थीटा 0 मतलब cos 0 इज 1, तो तुम्हारा बचेगा सिर्फ क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B इक्वल टू म्यू 0 इंटू करंट एनक्लोज, ये ऐसा बचेगा, cos थीटा इज 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या थी? ये B को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकालते थे, वहां पे E को निकालते थे। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे ये जो आपने सर्कल निकाले उसके हर एक पॉइंट पे B की वैल्यू कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी? क्योंकि देखो ये ऐसा वायर है, ठीक है ना, और आपने R डिस्टेंस यहां पे था पॉइंट R, और ऐसा सर्कल निकाले, तो ये जो पूरा सर्कल है उसकी रेडियस है R R R R R R, ठीक है। तो ये वाले सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट ले लो, वायर से कितने डिस्टेंस पे होगा? R डिस्टेंस पे होगा, बराबर है कि नहीं। इसका मतलब ये वाले लूप पे ऊपर जिसके ऊपर आप एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर रहे हो, वहां पे हर एक के ऊपर B का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। B का मैग्नीट्यूड कैसा है? कांस्टेंट, क्योंकि सभी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो B को निकाल लेते बाहर, तो बचेगा ये,
ठीक है। और म्यू जीरो इंटू करंट एनक्लोज्ड कितना है ना, देखो इस लूप के लिए आप एम्पियर्स लॉ लगा रहे, तो इसके अंदर कितना करंट दिख रहा, देखो कितना करंट दिख रहा, ठीक है ना। ये जो लूप हमने निकाले, तो इस लूप के अंदर ये तुम्हारा वायर है, और वायर में से कितना करंट जा रहा, आई, ठीक है ना। देखो ये ऐसा करंट था, करंट कैरिंग वायर, और आपने ये ऐसा लूप निकाले ऐसा, ठीक है ना। तो ये कितना है इसके अंदर करंट, है ना, कितना करंट है इसमें, आई, ठीक। तो म्यू जीरो इंटू आई, ठीक है। और ये कैसा निकालते हैं इंटीग्रेशन, ये भी मैंने गॉस लॉ में बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स इज एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इज एस, छोटा सा इंटीग्रेशन तो कंप्लीट वैल्यू। तो सिमिलरली यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब कंप्लीट लेंथ, ये वाला जो लूप है, ये वाला जो क्लोज लाइन आपने निकाले, ये वाला जो सर्कल हमने निकाले, उसकी टोटल लेंथ, इंटीग्रेशन मतलब उसकी टोटल लेंथ। तो सर्कल की टोटल लेंथ, सर्कल की टोटल लेंथ मतलब सरकमफरेंस, क्या रहता सरकमफरेंस सर्कल का, 2 पाई इंटू रेडियस, और कितनी रेडियस है इस सर्कल की, है ना, कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा b इंटू 2 पाई आर, हो जाएगा ये 2 पाई आर, और इधर आ जाएगा म्यू जीरो आई। तो बस आपको b का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। 2 पाई आर को इधर लेके चलो, तो म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर, मिला कि नहीं, सेम फॉर्मूला मिला एम्पियर्स लॉ यूज करके, है कि नहीं। और ये डेरिवेशन काम का है, एम्पियर्स लॉ का डेरिवेशन आता है एग्जाम में, लेकिन सेम फॉर्मूला आप बियोस-ओवोस लॉ यूज करके भी ला सकते, वो डेरिवेशन नहीं आता, उसका सिर्फ न्यूमेरिकल आता था। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर इज म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर, आर मतलब उस पॉइंट का डिस्टेंस। चलो दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड मतलब क्या है, सोलेनॉइड मतलब एक कैसा है, देखो ये मान के चलो करंट कैरिंग लूप है ऐसा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है सेंटर में। अभी इसके ऊपर और आपने टर्न बढ़ा दिए, और टर्न बढ़ा दिए, और टर्न बढ़ा दिए, तो ये हो जाएगी करंट कैरिंग कॉइल, है ना। एक के ऊपर एक टर्न बढ़ा रहे आप, एक के ऊपर एक टर्न बढ़ा रहे, तो ये हो जाएगा करंट कैरिंग लूप या फिर कॉइल। लेकिन अभी मान के चलो आपने एक टर्न यहां पे ले लिए, फिर दूसरी टर्न थोड़े और डिस्टेंस पे लिए, तीसरी टर्न और थोड़े डिस्टेंस पे लिए, मतलब हर एक टर्न के बीच में जब आप ये वायर लपेट रहे हो आप, तो दूसरी टर्न डालते समय जैसे स्प्रिंग रहता अपना, स्प्रिंग का एक सर्कल हुआ कि दूसरा सर्कल थोड़े और आगे से चालू होता, तीसरा और थोड़े से आगे से चालू होता, चौथा और थोड़े से आगे चालू होता, तो हर एक टर्न जो है वो थोड़ा ऐसे आगे आगे करते जाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर जो बनेगा उसको बोलते हैं सोलेनॉइड। बराबर, लूप और सोलेनॉइड दोनों के बीच में फर्क समझ में आ गया, ठीक है ना। लूप या फिर कॉइल में क्या होता है, एक के ऊपर एक टर्न होता है, एक के ऊपर एक टर्न होता है ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा ये एक टर्न दूसरे टर्न ऐसे डिस्टेंस नहीं रहता, दो टर्न्स के बीच में एक के ऊपर एक रहता है, और इसका फॉर्मूला भी हमने देखा था, B इक्वल टू म्यू जीरो एन आई अपॉन 2R, इसका फॉर्मूला भी देखा था। लेकिन सोलेनॉइड में क्या हो रहा है कि एक टर्न लेने के बाद दूसरी टर्न उसके थोड़े से आगे, तीसरी टर्न और थोड़े से आगे, है ना। तो यहां पे सोलेनॉइड की बनती है लेंथ, ठीक है, मान के चलो सोलेनॉइड की लेंथ है L, और ये जो टर्न है, ये एक टर्न, ये दूसरी टर्न, ये तीसरी टर्न, ये चौथी टर्न, ऐसे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान के चलो है कैपिटल N, ठीक है ना। जैसे कॉइल में टर्न्स रहते वैसे यहां पे भी टर्न्स है, लेकिन यहां पे जो टर्न्स है वो एक के आगे एक, एक के आगे एक है, इसलिए सोलेनॉइड की लेंथ भी रहती है, ठीक है। तो कैपिटल N मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और L मतलब क्या, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, जितने लेंथ में वो पूरे टर्न्स लपेटे हुए हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग सोलेनॉइड के लिए स्मॉल n भी डिफाइन करते हैं, दैट इज कैपिटल N बाई L, है ना। कैसा रीड करेंगे इसको, कैपिटल N मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, L मतलब क्या है, सोलेनॉइड की लेंथ, है ना। तो स्मॉल n मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो जनरली सोलेनॉइड के लिए आपको स्मॉल n दिया रहता है क्वेश्चंस में, तो स्मॉल n क्या है,
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसके ऊपर से आप टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी निकाल सकते हैं, स्मॉल n इंटू लेंथ निकाल सकते हैं। स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और उससे लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा आपको, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो सोलेनॉइड मतलब क्या है, लूप में एक के ऊपर एक टर्न्स रहते, सोलेनॉइड में आगे 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 आगे। तो अभी इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा, इसका ऐसे रहेगा, इसका ऐसे रहेगा, है ना। देखो लूप में कैसा रहता मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड रूल से बताया था मैंने आपको। सर्कल अगर है, सर्कुलर लूप है, तो उस सर्कल के अक्रॉस अपने फिंगर्स कर्ल करेंगे तो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखो इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, इसका ऐसा, इसका ऐसा। तो सभी टर्न्स का अगर देखा जाए तो सोलेनॉइड के ऐसे एक्सिस के अलोंग ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आती है, ये आती है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सोलेनॉइड के अंदर उसके एक्सिस के अलोंग ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, बराबर। और ये मैग्नेटिक फील्ड हमको ढूंढ के निकालनी है, इसका फॉर्मूला हमको ढूंढ के निकालना है यूजिंग एम्पियर्स लॉ। मान के चलो ये पॉइंट पे ढूंढ के निकालना है ना। तो कैसे रहती मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर, ये ऐसे रहती, ठीक है। सभी की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे में ऐड होके ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड ये दिखाएगा, ऐसी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अभी सोलेनॉइड के अंदर वाला पॉइंट कोई तो भी। तो क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से पास होने वाला क्लोज लाइन निकालेंगे। सर्कल निकाल सकते, रेक्टेंगल निकाल सकते। यहां पे क्या निकालेंगे, सर्कल निकालेंगे। क्या सर्कल जमेगा नहीं यहां पे, है ना, क्योंकि सिमेट्री के हिसाब से देखो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे स्ट्रेट जा रही है यहां पे अंदर, तो सर्कल नहीं जमेगा। तो क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, फिर ऐसा रेक्टेंगल निकालेंगे। देखो पी क्यू क्यू आर एस वापस पी, है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसी है तो इसलिए हमने सीधा लाइन ली, ये ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड तो इसलिए हमने वो जो क्लोज लाइन निकाले उसका भी ऐसा ये रेक्टेंगल निकाला। क्लोज लाइन निकालना है तो इस प्रकार से रेक्टेंगल निकाले, ठीक है। पहली स्टेप हो गई, ठीक। जिस पॉइंट पे, मतलब ये अंदर के पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो उस पॉइंट से पास होने वाला हमने क्या निकाले, एक रेक्टेंगल निकाले। क्यों रेक्टेंगल निकाले, रेक्टेंगल मतलब क्लोज लाइन। एम्पियर्स लॉ अगर मुझको अप्लाई करना है तो मुझको क्लोज लाइन लगेगी, है ना। तो सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या निकाला, वहां से पास होने वाला रेक्टेंगल निकाला, ठीक है। तो चलो अभी एम्पियर्स लॉ यूज करते। द क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी ओवर दिस पाथ पी क्यू आर एस, ठीक है ना। लेकिन ये जो हमने रेक्टेंगल निकाले ना, और अभी ये लाइन इंटीग्रेशन लेना है, पहले पी से लेके क्यू लेंथ के ऊपर लेंगे, फिर क्यू से लेके आर लेंथ के ऊपर लेंगे। सर्कल में क्या होता है, एक स्टेप में ही हो जाता है, लेकिन रेक्टेंगल में कैसे चार ये रहते ना, चार साइड्स रहते। तो जब आपको इंटीग्रेशन लेना है ये पूरे लूप के ऊपर पी क्यू आर एस के ऊपर, तो आपको चार स्टेप्स लगेगी। पहली स्टेप में पी से लेके क्यू तक, दूसरी स्टेप में क्यू से लेके आर तक, तीसरी स्टेप में आर से लेके एस तक, और चौथी स्टेप में आर से लेके पी तक। मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ना, जो आप इस लूप पे लगाने वाले हो, इसके चार पार्ट आएंगे। कौन से, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से पी। लेकिन इसमें से ये तीन पार्ट ना हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो ये वाला जो है, ये वाली इधर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है ना। मैग्नेटिक फील्ड तो सोलेनॉइड के अंदर है, बाहर थोड़ी है। तो ये वाली लाइन को कंसीडर करके फायदा ही नहीं है। बी जीरो मतलब वैसे भी वो जीरो होने वाला है इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये जो दोनों लाइनें हैं पी एस और क्यू आर, देखो इसका डीएल है ऐसा, डीएल मतलब स्मॉल लेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी। तो थीटा कितना हो गया, अरे इसके लिए बोलो या फिर इसके लिए भी बोलो, है ना, इसके लिए भी बोलो। तो ये दोनों लाइन के लिए थीटा कितना हो गया, 90। और कॉस ऑफ 90 कितना होता,
cos ऑफ 90 होता है 0, मतलब उसके लिए भी इंटीग्रेशन आएगा 0। ठीक है, तो वैसे भी देखना जाए तो यहाँ पे 4 स्टेप आएंगे, लेकिन 4 में से 3 स्टेप्स क्या हो जाएंगे तुम्हारे 0 हो जाएंगे। सिर्फ बचेगा कौन सा तुम्हारा P से लेके Q तक। ठीक है, तो चलो इंटीग्रेशन लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा। और अभी जैसे मैंने बताया ये इंटीग्रेशन इस लूप पे लेना है, मतलब देखा जाए तो 4 स्टेप मैंने लिखना चाहिए, लेकिन सिर्फ कितना लिखा, एक ही लिखा। क्यों? क्योंकि बाकी के 3 क्या हो गए, 0 हो गए। ठीक है, तो पी क्यू, और ये वाली लाइन के लिए देखो बी की डायरेक्शन ऐसी है और ds जो है उसकी भी डायरेक्शन ऐसी, और dl। ठीक है ना, तो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ये वाले लाइन से पैरेलल है, मतलब थीटा कितना है, 0 है कि नहीं। तो हमेशा एक चीज याद ही रखो, एम्पियर्स लॉ में भी और गॉस लॉ में भी थीटा 0 होना ही है, तभी जाके सॉल्व होता है। ठीक है, तो थीटा 0 मतलब cos 0 1। ठीक है, cos 0 1, तो ये आएगा इंटीग्रेशन P टू Q इंटीग्रेशन B dl। आगे की स्टेप क्या होगी, आगे की स्टेप B को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड B को इंटीग्रेशन के बाहर। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे B की वैल्यू लगभग कांस्टेंट रहती, मैग्नीट्यूड ऑफ B इज कांस्टेंट, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पे लिखता मैं इंटीग्रेशन के बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ dl। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl अभी आपको याद हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज टोटल x, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ dl इज टोटल लेंथ। तो किसकी टोटल लेंथ, ये पूरी टोटल लेंथ नहीं, ये जो आपने रेक्टेंगल लिया उसकी टोटल लेंथ नहीं, फिलहाल तुम्हारा जो इंटीग्रेशन चल रहा है कि नहीं, ये तो कंसीडर ही नहीं किए, ये 0 ही हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो ये जो रेक्टेंगल के ऊपर आपने एम्पियर्स लॉ अप्लाई किए, उसमें इंटीग्रेशन सिर्फ कहां से कहां तक लिया आपने, P से लेके Q तक। तो टोटल लेंथ आएगी तुम्हारी P से लेके Q तक। तो कितनी है टोटल लेंथ, मान के चलो P से लेके Q तक, मतलब लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ये जो सोलेनॉइड की जितनी भी लेंथ होगी वो होगी P से लेके Q तक लेंथ। तो L लिख दिया मैंने L। ठीक है, तो समझ में आ गई ये लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा है ना, ये देखो ये एम्पियर्स लॉ है, और ये एम्पियर्स लॉ अपने अप्लाई किए कहां पे, ये वाले रेक्टेंगल पे। ठीक है ना, एम्पियर्स लॉ आपने अप्लाई किए वो वाले रेक्टेंगल पे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिली मुझको, लेफ्ट हैंड साइड मिली ये वाली, दैट इज B इंटू एल। कैसे मिली ये भी बताया, ये तीनों हो गए 0। ठीक है, और बस ये इंटीग्रेशन बचा अपना। ठीक है, तो B बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज टोटल लेंथ, मतलब ये L। ठीक, तो चलो अभी राइट हैंड साइड के बारे में सोचते हैं। μ0 इंटू करंट एनक्लोज, ये तो मिल गया मुझको B इंटू एल। तो μ0 इंटू करंट एनक्लोज, तो इस लूप के अंदर कितना करंट है वो अभी देखना है ना, कितना करंट है रे इस लूप के अंदर। देखो ये वाले सोलेनॉइड में से करंट जा रहा है I, तो देखो ये वाला I जाएगा यहां से। ठीक है, ये वाला करंट होगा I, लेकिन फिर से ये सेम करंट इधर से घूम के दूसरे टर्न में भी करंट आ रहा है। देखो ये भी I जा रहा है इधर से, है ना, ये पूरे वायर में सेम करंट जा रहा, लेकिन वो वायर फिर से घूम के तीसरे टर्न के लिए फिर से यहां से आ रहा है, फिर से घूम के ये तीसरे चौथे टर्न के लिए यहां से आ रहा है। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल करंट इसके अंदर अगर देखा जाए तो दिस I प्लस I प्लस I प्लस I प्लस I, मतलब जितने नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनॉइड में है उतने टाइम्स वो करंट उसी के अंदर अंदर आ रहा है, बराबर है। तो टोटल करंट एनक्लोज्ड हम लोग लिखेंगे N टाइम्स I। N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो सोलेनॉइड में है, I मतलब उस सोलेनॉइड के अंदर का करंट। N टाइम्स क्यों लिखे, समझा क्या, समझा का N टाइम्स क्यों लिखे। एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है कि जो भी क्लोज लाइन के ऊपर आप एम्पियर्स लॉ लगा रहे, मतलब फिलहाल हमने एम्पियर्स लॉ किस पे लगाए, ये रेक्टेंगल पे लगाए, तो वो रेक्टेंगल के अंदर कितना करंट है वो देखो। लेकिन हमारे रेक्टेंगल के अंदर एक टर्न में करंट आए है, फिर से दूसरी टर्न आ रही है उसमें भी करंट आए है, तीसरी टर्न आ रही है उसमें भी करंट आए है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो टोटल करंट कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट आए।
तो चलो लेफ्ट हैंड साइड भी मिल गई BL, ये देखो, और राइट हैंड साइड भी मिल गई, दैट इज NI। तो चलो दोनों को इक्वेट कर देते, ठीक है। सो ये है लेफ्ट हैंड साइड BL, ठीक, और ये है राइट हैंड साइड μ0 टाइम्स n इंटू आई। n इंटू आई क्यों लिखा बता दिया आपको, ठीक है। अभी n मतलब क्या था, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। और जैसे शुरुआत में ही मैंने बताया कि जनरली आपको न्यूमेरिकल में या फिर क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए रहते सोलेनॉइड के, क्या दिए रहते, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब स्मॉल n दिया रहता है। तो कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n इंटू लेंथ लिख सकते हैं ऐसा, है ना। स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल N बाय L, तो कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n इंटू L। तो कैपिटल N को स्मॉल n इंटू L लिखो, ये L L हो जाएगा कैंसल, ठीक है। और B का फॉर्मूला आ जाएगा μ0 टाइम्स स्मॉल n इंटू I। μ0 परमिएबिलिटी, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, याद रखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। जितनी भी लेंथ है सोलेनॉइड की L, और जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। और I मतलब उस कॉइल के अंदर का, इस सोलेनॉइड के अंदर का करंट। तो सिंपल है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा सोलेनॉइड के अंदर, μ0 स्मॉल n I, ठीक है। तो सोलेनॉइड का देखने के बाद क्विकली हम लोग देख लेते हैं टोरॉइड के अंदर का भी फील्ड। देखो सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों में फर्क क्या है। सोलेनॉइड जो है ये ऐसा सीधा रहता है ना, ये जो स्प्रिंग के जैसा रहता और स्ट्रेट रहता, लेंथ सीधा सीधा आपने स्ट्रेट लिखी, ये L हुई, ठीक है ना। अभी मान के चलो ये सोलेनॉइड को आपने ऐसा मोड़ दिए और उसको ऐसा सर्कुलर बना दिए, है ना, तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये सोलेनॉइड रहा रहता था तो ऐसा एकदम सीधा रहा रहता था, जिसमें रहती है ये वाली लेंथ, सीधी लेंथ रहती। लेकिन अभी उस सोलेनॉइड को पकड़ के आपने ऐसा सर्कल बना दिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग फिर टोरॉइड, ठीक है। तो टोरॉइड में बेसिकली, टोरॉइड मतलब सोलेनॉइड ही है, लेकिन उसकी लेंथ सीधी ना लेते हुए ऐसे सर्कुलर लेंथ लेनी है। तो टोटल लेंथ कितनी है ना। जैसे सोलेनॉइड में कितनी लेंथ लेते हैं आप लोग, सोलेनॉइड में ये सीधी वाली लेंथ लेते L, तो यहां पे टोरॉइड में बेसिकली ये सर्कुलर लेंथ लेंगे। तो टोरॉइड मतलब सोलेनॉइड ही है, लेकिन उसकी लेंथ है 2πr, बराबर है, सर्कुलर लेंथ है। सर्कल का सरकमफरेंस कितना रहता, सर्कल का सरकमफरेंस 2πr। तो टोरॉइड मतलब सोलेनॉइड ही है, लेकिन जिसकी लेंथ आप कितना ले सकते हैं, 2πr, ठीक है। तो स्मॉल n कैसा होगा इसके लिए, स्मॉल n मतलब क्या रहता, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, मान के चलो नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है ना, पर यूनिट लेंथ रहता है ऐसा फॉर्मूला। अभी सोलेनॉइड में लेंथ सीधी थी L, और यहां पे क्या होगा, इसकी लेंथ है 2πr, तो कैपिटल N कैसा लिख सकेंगे हम लोग यहाँ पे, स्मॉल n इंटू 2πr। बस इतना सा ही फर्क है, सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों में बस इतना सा ही फर्क है, बराबर है। यहां पे स्मॉल n सोलेनॉइड के लिए ये ऐसी है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सीधी लेंथ दिखाई देती है। लेकिन टोरॉइड में लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी, 2πr। क्यों, क्योंकि टोरॉइड मतलब ऐसा सर्कल में बना हुआ है, और सर्कल की रेडियस कितनी है r, मतलब टोटल सरकमफरेंस, लेंथ ऑफ सर्कल मतलब 2πr, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यहां पे ये हो गया सोलेनॉइड का, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट 2πr, लेंथ ही है ये लेकिन 2πr, तो ये हो गया टोरॉइड का। बस इतना सही फर्क है, ठीक है। तो चलो इसका भी निकाल लेते। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से होगी ऐसे, जैसे सोलेनॉइड में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड ये सोलेनॉइड के अंदर रहती है। अभी ये सोलेनॉइड ही पूरा ऐसा गोल गोल हो गया, टोरॉइड हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे गोल गोल रहेगी, ठीक है। ये ऐसे यहां से मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, बराबर है, जैसे सोलेनॉइड के अंदर रहती थी वैसे ये टोरॉइड के अंदर। तो कोई भी अंदर के पॉइंट का मुझको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वहां से पास होने वाला मुझको एक क्लोज्ड लाइन निकालनी पड़ेगी, सर्कल निकालना पड़ेगा, रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या निकालना अच्छा रहेगा, है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये पहले से ही सर्कल है, तो यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, सर्कल। ये देखो सर्कल निकाल लिया मैंने, निकाल लिया सर्कल। और यहाँ पे अभी मैं एम्पियर्स लॉ यूज करूंगा, ये हो गया मेरा एम्पियर्स लॉ,
ठीक है, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी आपको पता है, ठीक है, हमको थीटा हमेशा कितना मिलता है 0, तो cos 0 इज 1, तो इसके लिए जब आप लेफ्ट हैंड साइड ये लोगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, ठीक है, बी कॉमन है ना, मैग्नेटिक फील्ड कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब टोटल लेंथ, जैसे सोलेनॉइड की टोटल लेंथ आ गई थी, तो यहां पे इसकी सर्कल की टोटल लेंथ, तो कितनी होगी सर्कल की लेंथ मतलब सरकमफरेंस, तो ये होगा b इंटू 2πr, सर्कल की लेंथ मतलब क्या, सरकमफरेंस, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना मिला हमको, लेफ्ट हैंड साइड मिला हमको b इंटू 2πr, b इंटू 2πr, आ गया समझ में, ठीक है। सिमिलरली आगे अभी राइट हैंड साइड के बारे में सोचते हैं, म्यू जीरो इंटू करंट एनक्लोज्ड, कितना करंट एनक्लोज है सोलेनॉइड के समय भी बताया था, है ना, कितना करंट एनक्लोज है सोलेनॉइड के समय भी बताया था, कैपिटल एन टाइम्स आई, नंबर ऑफ टर्न्स अगर कैपिटल एन है तो करंट एनक्लोज कितना रखना पड़ेगा, एन टाइम्स आई, क्यों एन टाइम्स आई, क्योंकि बार बार वो करंट वहां से जाता है, बराबर, तो करंट एनक्लोज्ड है कैपिटल एन टाइम्स आई, ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ये है मेरा राइट हैंड साइड, दोनों को इक्वेट कर दो, हो गया, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड था, ये मेरा राइट हैंड साइड था, ठीक है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, अब भी बताया मैंने आपको कि ये जो कैपिटल एन है उसको कैसा लिख सकते हैं हम लोग, स्मॉल एन इंटू लेंथ, सोलेनॉइड है तो लेंथ आएगी, टोरॉइड है तो कितनी लेंथ आएगी 2πr, तो चलो लिखते हैं उसको ऐसा कैपिटल एन को, ठीक है ना। देखो स्मॉल एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो सिंपल सोलेनॉइड है तो सिंपल लेंथ, लेकिन टोरॉइड के लिए नंबर ऑफ टर्न्स, टोरॉइड की लेंथ कैसे रहती सर्कुलर, तो दैट इज 2πr, तो कैपिटल एन हो जाएगा स्मॉल एन इंटू 2πr, हो गया स्मॉल एन इंटू 2πr, 2πr कैंसिल, तो टोरॉइड का भी फॉर्मूला मुझको मिल गया म्यू जीरो टाइम्स स्मॉल एन आई। अभी आप बोलोगे सर सोलेनॉइड का भी सेम फॉर्मूला है, टोरॉइड का भी सेम फॉर्मूला है, पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, क्वेश्चन के हिसाब से, देखो दिखने में फॉर्मूला सेम है, लेकिन सोलेनॉइड में ये जो स्मॉल एन निकालते आप उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ऐसा है, वहां पे सीधी लेंथ रहती, और टोरॉइड अगर है, क्वेश्चन टोरॉइड का है, तो वहां पे कैसा निकालेंगे, टोरॉइड की लेंथ कैसे रहती, सर्कुलर रहती, उस क्वेश्चन में आपको टोरॉइड की रेडियस दी रहेगी, तो कैपिटल एन अपॉन 2πr, बस इतना सा ही फर्क है, फॉर्मूला सोलेनॉइड का टोरॉइड का दिखने में सेम है, ठीक है। तो ये पेज नंबर आप रीड कर लेना।